यह कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो कि बचपन से ही काफी कमजोर और अकेला होता है, जिसके कारण काफी सारे लोग उसे हमेशा परेशान किया करते थे। इसीलिए वह मरने का डिसाइड करता है, पर जैसे ही वह मरने वाला होता है पर तभी अचानक से उसे ऐसा क्यूब मिलता है जिसकी मदद से वह एक काफी पावरफुल सुपर ह्यूमन बन जाता है। जिसके बाद कैसे वह अपने दुश्मनों से बदला लेगा यह हमें इस सीरीज के अंदर दिखाया जाएगा, जिसके सामने कई सारे पावरफुल विलेंस भी आते हैं जिनका वह डट के सामना करता है और दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर ह्यूमन बनता है। और यह एनीमे सोलो लेवलिंग जैसा ही है, इसीलिए आपको यह काफी पसंद आएगा। तो कहानी के स्टार्ट में हमें एस नामक सिटी को दिखाया जाता है, जहां हम एक लड़के को देख पाते हैं जो कि भीड़ भाड़ इलाका से कहीं जा रहा होता है। तभी वह अचानक से एक कार से टकराने ही वाला होता है, मगर वह वहां से काफी मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाता है, जिसके कारण वह कार ड्राइवर भी हैरान होता है। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की सो रही होती है, मगर तभी उसे एक कॉल आता है और उसमें एक अनजान शख्स उसे बोलता है कि वहाँ तुम्हारा कोई पीछा कर रहा है, इसीलिए तुम्हें जल्दी भागना होगा। तभी वहाँ अंधेरा हो जाता है और कई सारे मिस्टीरियस लड़के वहाँ पे आ जाते हैं। तभी कॉल वाला शख्स उसे बोलता है कि जल्दी से भागो, जिसे सुनकर वह लड़की डरते हुए वहाँ से भागने लगती है, मगर वह सभी उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, मगर वह लड़की कैसे भी करके वहाँ से आगे निकल जाती है। फिर कॉल वाला बंदा उसे बताता है कि तुम्हें जल्दी से जाकर कॉरिडोर में छुप जाना चाहिए। तभी वह लड़की तेजी से दौड़ते हुए कॉरिडोर के पास आ जाती है, मगर वह गेट बंद होता है, जिसके कारण वह उसे खोलने की कोशिश कर रही होती है। वह काफी घबराई हुई लग रही होती है, मगर तभी वहाँ पे वही मिस्टीरियस लड़का आ जाता है जो कि उसे स्कैन करने लगता है। तभी यह लड़की काफी ज्यादा घबराने लगती है और घबराते हुए फाइनली उसने उस गेट को खोल लिया होता है और अंदर एंटर कर जाती है। अंदर एंटर करने के बाद वह थोड़ी रुकी ही होती है, तभी कुछ लोग उस गेट को तोड़ने लगते हैं और शीशा भी फोड़ देते हैं, जिसके कारण वह लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है। पर तभी कॉल वाला शख्स उसे बोलता है कि तुम्हें घबराना नहीं चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। तभी वहाँ पे किसी प्रकार का लाइट ग्लो करने लगता है और उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, और तभी वो सारे लड़के उस गेट को खोल देते हैं, मगर यहाँ पे लड़की होती ही नहीं है। बस उसके पास जो मौजूद फोन होता है वही वहाँ पे गिर गया होता है और लड़की वहाँ से गायब होती है। इसके बाद हमें दूसरी तरफ उसी बंदे को दिखाया जाता है जिसको हमने पहले देखा था, जो कि उस लड़की को लेकर कहीं भाग रहा होता है। यह लड़का दिखने में काफी पावरफुल लग रहा होता है, जो कि काफी खतरनाक तरीके से हाई जंप मारते हुए उस लड़की को बचाते हुए भाग रहा होता है, मगर वह सभी मिस्टीरियस बंदे उसका पीछा कर रहे होते हैं और एक बंदा उसके ऊपर अपने थंडर गन से अटैक कर देता है, जिसके कारण वह घायल होते हुए बिल्डिंग से जाके टकरा जाता है। और यह एक हीरो होता है। हीरो नीचे गिरने के बाद उस लड़की को एक जगह पे आकर छोड़ देता है और उसके ऊपर शील्ड बना देता है ताकि वह बच सके, और उन सारे बंदों से फाइट करने के लिए रेडी होते हुए उनके तरफ जंप कर देता है और एक काफी पावरफुल जंप मारते हुए धरती को हिला देता है। और फिर वहाँ पे मौजूद उन सभी मिस्टीरियस बंदे को काफी बुरी तरीके से धुलाई करने लगता है, जिसमें उसकी स्पीड काफी ज्यादा खतरनाक होती है। जो भी बंदा उसके पास आ रहा होता है वह उसे काफी खतरनाक तरीके से अपने लाइटनिंग पावर का यूज करते हुए मार रहा होता है। वह इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वह उन सभी को काफी आसानी से डॉज करते हुए उन सभी को मार रहा होता है। इसके बाद वह सभी हवा में जंप लगाते हुए एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, मगर यहाँ भी उस बंदों को काफी बुरी तरीके से हमारा हीरो मार रहा होता है। उन सभी को इस तरीके से धो रहा होता है जैसे कि कोई धोबी कपड़े को धो रहा हो। इसके बाद वह हीरो उन सभी की काफी बुरी तरीके से धुलाई करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। वह सारे बंदे भी इसका पीछा कर रहे होते हैं और यह सब जाकर एक सीधे बड़े बिल्डिंग से टकराते हैं, जिससे टकराने के कारण वे सारे बंदे मारे जाते हैं, मगर हमारा हीरो बच जाता है। तभी उसके सामने एक काफी पावरफुल एनिमी खड़ा होता है जो कि हवा में फ्लाई करते हुए उसे बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, जिससे फाइट करने के लिए हीरो भी रेडी होता है और वह अपने जैकेट को बाहर निकाल देता है। दूसरी तरफ से वह बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है यहाँ से भागने का, और वह एक काफी पावरफुल बिल्डिंग को उठा लेता है अपने पावर की मदद से, जिसे देखने के बाद हीरो तो डरता नहीं और काफी स्वैग में खड़ा होता है। पर तभी वह बंदा काफी बुरी तरीके से उसको ऊपर बिल्डिंग उठा के मारता है, पर इतने पावरफुल अटैक से भी हीरो घबराता नहीं है और वह अपने पर्पल थंडर का यूज करते हुए उस अटैक को एक क्यूब में ट्रांसफॉर्म कर देता है। यह नजारा देखने के बाद उस बंदे की तो होश ही उड़ जाती है, पर यह हीरो इतने में ही नहीं रुकता बल्कि उन क्यूब्स को पार्ट्स में डिवाइड करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है और काफी दर्दनाक मौत देता है, जिससे कि उसकी रूह भी कांप जाती है। इस हीरो के इतने ज्यादा खतरनाक पावर को देखकर नीचे खड़ा हुआ एक मिस्टीरियस बंदा बोलने लगता है कि तुम इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बने, मगर वह उसे काफी घबरा भी रहा होता है। पर तभी वह अपने थंडर गन का यूज करते हुए उसके ऊपर एक शॉट फायर करता है, मगर वह नाकामयाब हो जाता है, जिस पर वह हीरो बोलता है कि
तुम शायद भूल रहे हो कि मैं क्या चीज हूँ, तुम्हारे जैसे मामूली लोग मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे। इसके बाद वह हीरो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को वहीं पे मार देता है और इसी के साथ वह यहाँ के समय को बदलने लगता है, क्योंकि आपने जो अभी देखा वह फ्यूचर था। वह टाइम को रिवर्स करने लगता है क्योंकि वह इस फ्यूचर को चेंज करना चाहता था। इसके बाद समय वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ वह लड़की क्लासरूम में सो रही होती है, जहाँ उसे कॉल आया था जिसका नाम याओसेन होता है। वह लड़की सो रही होती है, तभी कोई लड़का उसे जगा देता है और बोलता है कि तुम पढ़ने आई हो या सोने? मैंने तुम्हें अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोला था, मगर तुम तो यहाँ सोकर आराम कर रही हो। आखिरकार तुम मेरी मदद कैसे करोगी? और इस लड़के का नाम साओयू होता है, जो कि कहानी का मेन कैरेक्टर होने वाला है, जिस पर सेनयू बोलती है कि चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, और दोनों वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां वह दोनों काफी बड़े हो गए होते हैं, और रात का सीन होता है जहां वह सभी पार्टी कर रहे होते हैं अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही एक गेम खेल रहे होते हैं। तभी याओसेन की बारी आ जाती है गेम को खेलने का, पर वह गेम खेलते समय हार चुकी थी। हारने के कारण उसके दोस्तों द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तभी एक लड़की याओसेन से कहती है कि तुम इस गेम को हार चुकी हो, इसीलिए तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। तो बताओ तुम्हें कैसा लड़का पसंद है? कहीं तुम्हें साओयू तो पसंद नहीं है? जिस पर एक लड़का बोलता है कि तुम्हें कैसे बात कर रहे हो? साओयू जैसे गरीब लड़के को भला कौन लड़की पसंद करेगी? लड़कियां सिर्फ हैंडसम लड़कों को पसंद करते हैं, जैसे कि मैं। इसी प्रकार वह अपनी तारीफें करे जा रहा होता है, जिसे ऐसा करता देखकर साओयू तो मन में ही हंसने लगता है, जिसके कारण उसके दोस्त उसे पूछते हैं कि आखिरकार तुम हंस क्यों रहे हो? तो वह मन में सोचने लगता है कि आखिरकार मैं ये क्या बोल रहा हूँ, कहीं इन सभी को बुरा तो नहीं लग जाएगा। तभी दूसरी तरफ से एक लड़की याओसेन से पूछती है कि जल्दी से बताओ ना तुम्हें कौन सा लड़का पसंद है, हम लोग जानने के लिए काफी ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। वहाँ पे मौजूद उसके सारे दोस्त वही सवाल उसे पूछे जा रहे होते हैं कि आखिरकार तुम्हें कौन सा लड़का पसंद है। तभी वह काफी शर्माते हुए साओयू की तरफ देखने लगती है। ऐसा करता हुआ देख साओयू भी शर्माते हुए अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है, जिसके कारण सभी लोग उसके ऊपर शक करने लगते हैं। तभी साओयू उन सभी का ध्यान भटकाने के लिए ड्रिंक पीने लगता है, मगर तभी दूसरी तरफ काफी शर्माते हुए याओसेन सभी को बता देती है कि मैं साओयू को पसंद करती हूँ। यह सुनने के बाद सभी लोगों को झटका लगता है। तभी एक लड़का बोलता है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती, इस चोमू को पसंद करती हो? तभी एक लड़का बोलता है कि क्या तुम मजाक तो नहीं कर रही? जिस पर याओसेन बोलती है कि मैं मजाक नहीं कर रही, मैं तो इसे स्कूल टाइम से ही पसंद करती आ रही हूँ, मगर मैं कभी बता नहीं पाई। मुझे हमेशा से इसके साथ रहना काफी ज्यादा अच्छा लगता था। यह सुनने के बाद साओयू के खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। वो मन में ही सोचते हुए काफी हंस रहा होता है, मगर वह कंफ्यूज होता है कि कहीं उसने गलत बात तो नहीं सुन ली। मगर याओसेन सभी को कंफर्म कर देती है कि मैं इसी को पसंद करती हूँ। इसके बाद हमें कई सारे बंदे को दिखाया जाता है जो कि साओयू को मार रहे होते हैं। इन बंदों का जो लीडर होता है वह भी याओसेन को पसंद करता था, इसीलिए वह इसे पीट रहा था। ये सारे गैंग के मेंबर उसे काफी बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस की लड़की को छेड़ने की? तुम्हारे जैसे नालायक लड़के भला एक सुंदर लड़की को कैसे डिजर्व कर सकते हैं? हमारे बॉस उस लड़की को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और उसे काफी जोर से पकड़ते हुए उसे वार्निंग दे रहे होते हैं कि तुम अगली बार से उस लड़की के आसपास भी नहीं भटकना। इतना ज्यादा मार खाने के बाद साओयू उन बंदों को बोलने लगता है कि क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं? जिस पर वह बंदा बोलता है कि तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है, हम तुमसे बात नहीं करेंगे बल्कि तुम्हें पीटेंगे। इसके बाद साओयू दूसरी तरफ एक लड़के को देखता है जिसका नाम संजुन होता है। वही इस गैंग का लीडर होता है जो कि याओसेन को पसंद करता था। तभी संजुन याओसेन को कॉल करता है और साओयू को फोन से दिखाने लगता है, जिसे ऐसा करने के बाद साओयू उसके ऊपर गुस्सा होने लगता है और बोलता है कि तुम मेरे गर्लफ्रेंड को इस बीच में क्यों ला रहे हो? तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, तुम मुझ पे उतारो। आखिरकार तुम मेरे दोस्त को बीच में क्यों ला रहे हो? तभी एक बंदा बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस के साथ इस तरीके से बात करने की? और वह गुंडा उसे काफी जोरदार पंच मारता है, जिससे कि साओयू के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। यह सब देखने के बाद याओसेन उन सभी को रुकने को बोलती है, मगर यह सब उसे मारे जा रहे होते हैं। तभी इन सब के बीच संजुन उसे बोलता है कि तुम्हारे पास एक आखिरी रास्ता है, तुम्हें साबित करना होगा कि तुम याओसेन के लायक हो या फिर नहीं। कॉल पर याओसेन उसे बोल रही होती है कि तुम उसे छोड़ दो प्लीज। तभी साओयू बोलने लगता है कि तुम सभी एक कचड़े के अलावा कुछ और नहीं हो
और वह उस गुंडे को काफी जोरदार टक्कर मारता है जिससे कि वह खुद ही पानी में गिर जाता है। यह सब देखने के बाद संजुन बोलने लगता है कि मैं तो इसे सबक सिखाना चाहता था, मारना नहीं चाहता था, लेकिन यह तो सच में मारा गया। यह सारे लोग उसे जोर जोर से चिल्लाकर बाहर आने को बोल रहे होते हैं। तभी एक लड़का बोलता है कि बॉस वह सच में मारा गया, अब वह बाहर नहीं निकल पाएगा। इसके बाद हमें पानी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर वह डूबते हुए प्रे करने लगता है कि हे गॉड, मैंने जिसे बचपन से चाहा वह लड़की मेरी हो ना पाई, मगर मेरे जाने के बाद आप उसका ख्याल रखना। इसके बाद वह अपने स्कूल लाइफ के बारे में सोचने लगता है कि कैसे वह याओ सेन से मिला था। इसके बाद हमें बचपन का साओयू दिखाया जाता है जो कि बाड़ी से बचकर एक जगह पे छुपा होता है, जो कि काफी अकेला होता है, जिसका स्कूल में कोई भी दोस्त नहीं होता है। वह हमेशा काफी ज्यादा उदास रहता था। इसके पास छाता खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, इसीलिए वह बारिश रुकने का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो कि याओ सेन होती है और यह इसी के क्लासमेट होती है, जो कि इसे उदास देखकर वहाँ पे रुक जाती है और बोलती है कि क्या तुम स्कूल नहीं चल रहे और तुम्हारा छाता कहाँ है। जिस पर साओयू बोलता है कि मेरे पास छाता नहीं है। जिस पर याओ सेन बोलती है कि अरे बुद्धू लड़के, तुम्हारे पास छाता नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास तो है ना, तुम मेरे साथ चलो। अगर तुम बारिश के खत्म होने का इंतजार करोगे तो स्कूल भी खत्म हो जाएगा। और साथ ही वह उसके हाथों को देखते हुए बोलती है कि तुम्हारा हाथ कैसे कट गया, तुम्हारे हाथों से तो खून निकल रहा है। और उसके घाव को छूने की कोशिश करती है, मगर तभी साओयू घबराते हुए उससे दूर हटने की कोशिश करने लगता है क्योंकि वह काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है, क्योंकि पहली बार कोई लड़की उसे इस तरह बात कर रही थी। गरीब होने के कारण कोई लड़की उसके पास नहीं आती थी और कोई उससे दोस्ती भी नहीं करना चाहता था, मगर वह इस लड़की के इस तरह के बिहेवियर को देखकर काफी खुश होता है। मगर तभी याओ सेन उसके जख्मों पे पट्टी लगा देती है, जिससे साओयू काफी खुश होता है और उसे थैंक यू भी बोलता है और इस तरह यह दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ साओयू मर रहा होता है। तभी उसकी आंखें खुलती है और उसे एक लाइट नजर आती है जिसके तरफ वह जाने लगता है, जो कि एक मैजिक क्यूब होती है, जिसे जैसे ही उठाते हुए वह उसे देखने की कोशिश करता है, मगर वह मैजिक क्यूब उसके बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगता है, जिसके कारण उसे काफी दर्द होने लगता है। वह दर्द से कर्रा रहा होता है। तभी वह अचानक से एक पोर्टल में एंटर होने लगता है, जिसमें एंटर होते समय उसे काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। और यह एक स्पेस जैसा दिखने वाला जगह होता है जहाँ पे यह आ गया होता है, जहाँ पे आने के बाद वह चिल्लाते हुए सोचने लगता है कि कहीं मैं मर तो नहीं गया, क्या मरने के बाद लोग यहीं पे आते हैं, कहीं मुझे किसी एलियन ने तो किडनैप नहीं कर लिया। तभी उस मैजिक क्यूब का सिस्टम उसे बताता है कि आपको एक सुपर पावर मिल चुकी है जिसमें आप 15 मीटर के अंदर में कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं और आपको चुना गया है गॉड के द्वारा। और जैसे जैसे आप पावरफुल होते जाएंगे आपको टेलीपोर्ट होने का एरिया भी बढ़ता जाएगा। आप इस पावर का इस्तेमाल करते हुए आप एक सुपर ह्यूमन बन जाएंगे जिसका सामना करना किसी के भी बस का बात नहीं होगा। और तभी वह अचानक से अर्थ पे टेलीपोर्ट हो जाता है, मगर वह आसमान में ही होता है। वह खुद को आसमान में देखकर काफी ज्यादा छटपटाने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कहीं वह नीचे न गिर जाए और फिर से न मारा जाए, मगर ऐसा नहीं होता है। वह हवा में ही फ्लाई कर रहा होता है। तभी वह वहां से टेलीपोर्ट होकर किसी दूसरे जगह पे चला जाता है, पर उसे नीचे कई सारे लोग खोज रहे होते हैं, जिसमें संजुन को एहसास होता है कि आसमान में कोई तो था। इसके बाद हम दूसरी तरफ साओयू को देखते हैं, जो कि स्कूल के क्लासरूम में टेलीपोर्ट हो गया था। वह सोचने लगता है कि आखिरकार मुझे किस प्रकार की पावर मिल गई और आखिरकार मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। तभी क्यूब का सिस्टम उसे बताता है कि मास्टर आप मरे नहीं है बल्कि आप जिंदा है। आपको एक पावर मिली है जिसका नाम स्पेस टेलीपोर्टेशन है। जिस पर साओयू सोचने लगता है कि तुम कौन हो और तुम मेरे दिमाग के अंदर से बोल रहे हो। तो सिस्टम उसे कहता है कि हाँ, मैं आपके बॉडी के अंदर से बोल रहा हूँ और मैं हमेशा आपके बॉडी के अंदर ही रहूंगा। तो साओयू बोलता है कि आखिरकार तुम मेरे बॉडी के अंदर में क्या कर रहे हो और तुम निकलोगे कब। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वह अपने रूम में आता है और अपने फोन को खोलता है, जिसमें याओ सेन का कॉल आया होता है। साओयू जैसे ही कॉल उठाता है, दूसरी तरफ से याओ सेन उसे बोलने लगती है कि तुम ठीक तो हो ना, मुझे तुम्हारी काफी चिंता हो रही थी, तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। और देखने से ऐसा लग रहा होता है कि यह काफी टेंशन में होती है और रो भी रही होती है और बोलती है कि कल रात मैं तुम्हें देखकर काफी डर गई थी, उन लोगों ने तुम्हें काफी मारा था, मैंने पुलिस को भी कॉल किया था। तो साओयू बोलता है कि तुम चिंता मत करो क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और क्या मैं अभी कॉल रख सकता हूँ, क्योंकि आज मुझे थोड़ा आराम करना है, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ
कुछ देर बाद कॉल करता हूँ और उसका कॉल काट देता है और आराम से सोने लगता है और सोचने लगता है कि आखिरकार वह क्या था जिसकी मदद से मैं बच गया। तभी वह सिस्टम उसे फिर से बोलने लगती है कि मास्टर, मैं मैजिक क्यूब का सिस्टम हूँ जो कि आपके बॉडी में मौजूद हूँ। और तभी उसके बॉडी से वह मैजिक क्यूब बाहर निकलता है और वह क्यूब उसको अपने अंदर ही एंटर कर लेता है, जिससे कि वह फिर से स्पेस वर्ल्ड में एंटर हो गया था। यहाँ आने के बाद वह सोचने लगता है कि मैं फिर से क्यूब में आ गया, आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी वह सिस्टम बोलता है कि आपको चुना गया है इस मैजिक क्यूब के मास्टर के रूप में, जिसका नाम द अल्टीमेट यूनिवर्स सिस्टम है। जो सिस्टम उसे बता रही होती है कि भले ही आपको यह पावर गलती से मिली, मगर यह पावर आपको काफी ज्यादा मदद करेगी एक पावरफुल इंसान बनने में। और ये भी बताती है कि आप जब चाहे इस पावर का यूज कर सकते हो, मगर यह सिर्फ लोअर लेवल का पावर है, इसको बढ़ाने के लिए आपको ही मेहनत करना होगा। और सिस्टम ये भी बताती है कि आप इस पावर का यूज करके कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकते हो। इसके साथ आपको ह्यूमन सुपर स्ट्रेंथ मिलेगा, जिसकी मदद से आप किसी भी अटैक को आसानी से डॉज कर पाएंगे और चाहे तो आप उस अटैक को एक क्यूब में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जिस पर साओयू बोलता है कि क्या तुम मुझे अभी टेलीपोर्ट कर सकते हो, तो सिस्टम उसे बोलता है कि जी हाँ, मैं जरूर आपको टेलीपोर्ट कर सकता हूँ, बस आपको बताना होगा कि मैं आपको किस जगह पे टेलीपोर्ट करूं। जब भी मैं आपको टेलीपोर्ट करूंगा कुछ समय का टाइमर लगेगा, जिसके बाद मैं दूसरा टेलीपोर्ट एरा यूज कर पाऊंगा। तभी सिस्टम टेलीपोर्ट होने वाला प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, जिसमें वह काफी थंडर लाइटनिंग होने लगता है। वह हवा में फ्लोट करते हुए अर्थ के बाहर आ गया होता है, जहां से नजारा दिखने में काफी खूबसूरत लग रहा होता है। और इसी के साथ यह एपिसोड एंड होता है। सो गाइज, अगर आपको यह सीरीज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मैं इसका नेक्स्ट वीडियो जल्द ही ला पाऊं। उम्मीद करता हूं आपको यह सीरीज अच्छी लगी हो और इसका अगला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।